हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके आर के लिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ साथियों, वो आप लोग आर के लिए जो प्रैक्टिस सेट आता है वो किसी कारणवश आज अपलोड नहीं हो पाया है। कल से उसे कंटिन्यू जो है अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और कोई भी सजेशन हो या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत परिवहन, संचार व वाणिज्य आते हैं, यह जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चाहे परिवहन हो, संचार हो, वाणिज्य, ये सभी गतिविधियाँ जो है आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, यह क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। मानव पूंजी निर्माण, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर में वो सब आते हैं जैसे जिनके ऊपर कर का दायित्व जिनके ऊपर है उनसे वसूली न करके किसी और से वसूली करना, ठीक है। यह जो है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि कर जिसके ऊपर लगाया जाता है, कर की वसूली भी उसी से की जाती है, ठीक है। जैसे आयकर हो गया, आयकर में जिसके ऊपर कर लगता है उसी से वसूली की जाती है, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि कर की वसूली किसी और से होती है और कर लगाया जाता है किसी और पे, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल और प्रशिक्षण। ये सभी गतिविधियां जो है वह मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गरीबी के सामाजिक सूचक के रूप में जाने जाते हैं रोजगार के अवसरों की कमी, निरक्षरता स्तर और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी। ये सभी जो है गरीबी के सामाजिक सूचक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। रोजगार तक पहुंच का ना होना या रोजगार के अवसर ना होना, निरक्षरता अर्थात जो है इनलिटरेसी हो गया, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, ठीक है। तो ये सभी गतिविधियां जो है आपकी गरीबी के सामाजिक सूचक होते हैं। उरुग्वे दौरा का संबंध किससे है? या जो है गैट के है। गैट से उरुग्वे दौरे का संबंध है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? वो होता है आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शुद्ध निर्यात बराबर होता है किसके? निर्यात और आयात के बराबर होता है शुद्ध निर्यात। आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है। आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता बनाया गया था कब? 1994 ईस्वी में भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के रूप में से कन्वर्ट कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कब किया गया था? 1994 में। प्रतिछाया बैंक किसे कहा जाता है? जिसे शैडो बैंक भी कहा जाता है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो होते हैं, जो एनबीएफसी जो होते हैं, यह जो है आपके गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ठीक है, इन्हें प्रतिछाया या आपके शैडो बैंक कहा जाता है, ठीक है। यह बैंक नहीं होते हैं लेकिन काम जो है बैंकों वाले ही करते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें प्रतिछाया बैंक कहा जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? देश में निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा। जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो निर्यात में बढ़ोतरी होगी, आयात में कमी होगी। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा कब की गई थी? 1985-86 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री उस समय कौन थे? वीपी सिंह। इनके द्वारा जो है दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी आपके बजट 1985-86 में। भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत कब की गई थी? यह की गई थी 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा। 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आमदनी कर पर शुरुआत की गई थी, ठीक है, आमदनी पर कर की शुरुआत। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? वाईएच मालेगम समिति द्वारा सूक्ष्म वित्तीय संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। संपदा कर क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई थी? इसे 1998-99 ईस्वी में लागू किया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। भारतीय पेमेंट कानून कब लागू किया गया था? भारतीय पेमेंट कानून को 1970 में लागू किया गया था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज या एसईजेड जो होता है, इस नीति की घोषणा की गई थी 2000 ईस्वी में। अप्रैल 2000 ईस्वी में सेज या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अवस्थित है आपके जेनेवा में। कृषि के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र का जो शीर्ष बैंक है वो आपका नाबार्ड। एटीएम से तात्पर्य होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या होता है? परिवार का उपभोग व्यय। यह जो है भारत में गरीबी अनुमान का आधार है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 2001 ईस्वी में। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में
और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी 1988 में। ये सभी जो है सुमेलित करने के लिए क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया सफलता में बाधक है निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव। ये सभी जो है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इसमें मुख्य रूप से बाधक हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 सात जो आपके 2002 से 2007 ईस्वी तक था, 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसी समय आपके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। आम आदमी बीमा योजना AABI, इसे 2 अक्टूबर 2007 में इसकी भी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, यह कहलाता है एकाधिकार स्पर्धा। किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP और GNP, इसमें अंतर क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, ठीक है, विदेशों से जो प्राप्त होता है शुद्ध आय, उसे अगर हटा दिया जाए, उसे निकाल दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका क्या? GNP। उसे अगर इंक्लूड कर दिया जाएगा तो GDP हो जाएगा, ठीक। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसकी रचना की गई थी पुस्तक की एडम स्मिथ द्वारा। किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो मांग भी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मांग में वृद्धि होगी तो हमारा कंज्यूम बढ़ता है, उपभोग बढ़ता है, और यही मांग और आमदनी, ठीक है, आय और मांग, यह दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे हमारा उपभोग, हमारी मांग भी बढ़ती है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं और उसके हिसाब से हम अपना जो है कंज्यूम करते हैं। व्यापार के लिए खुलापन को समानता मापा जाता है सकल घरेलू उत्पाद पर निर्यात आयात के योग से। किसी अन्य कंपनी द्वारा किसी कंपनी को बलपूर्वक प्राप्त करना क्या कहलाता है? कब्जा करना। जैसे इसका एक अभी हाल ही में एग्जाम्पल आपको मिलेगा, ट्विटर का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जिसमें एलन मस्क द्वारा बलपूर्वक ही इसे ट्विटर को ऑक्यूपाई किया गया था, ठीक है, खरीदा गया था। वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था 1929 ईस्वी में। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो द्वारा। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन स्थापित किया गया था नीति आयोग के अधीन, ठीक है, इसकी किसके अंडर किया गया है? नीति आयोग के अंडर जो है अटल नव प्रवर्तन या अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई थी। सेन सूचकांक का संबंध किससे है? निर्धनता से। भारत में स्वतंत्रता से पहले निर्धनता की धारणा या अवधारणा पर विचार किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, जिन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में इसका विचार प्रस्तुत किया था। व्यक्ति गणनानुपात विधि संबंधित है निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा को कब अंगीकृत किया था? 1995 ईस्वी में। समर्थिंग पद किससे संबंधित है? मनी लॉन्ड्रिंग से। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। प्रतिभूति बाजारों के संदर्भ में ग्रीनशू ऑप्शन क्या है? पहली बार सूचीबद्ध कंपनी के लिए ओवर जो अलॉटमेंट प्रावधान होता है इसे ग्रीनशू ऑप्शन कहा जाता है। भारतीय कर प्रणाली में आयकर एक निश्चित अनुपात तक बढ़ता है, उसके पश्चात स्थिर हो जाता है। इस प्रकार की कर प्रणाली को कहा जाता है अवक्रमिक कर प्रणाली। वह कर जिसे उन निकायों पर आरोपित किया जाता है जिनके पास ऋणात्मक बाह्य प्रभाव होता है उसे कहा जाता है पेगू कर, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर वह सकारात्मक क्रिया जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं नकारात्मक होता है उस पर पेगू कर जो है लगाया जाता है। जैसे रोड या कोई कंपनी या फैक्ट्री बनाने के संदर्भ में पेड़ों को काटा जाना, इससे पर्यावरण की क्षति होगी, तो इस कंडीशन में पेगू कर लगाया जा सकता है, ठीक है। भारत में विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षण कौन करता है? या RBI करता है। किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है वो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। देश में अवसंरचना क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला और वित्त पोषण सुनिश्चित करने वाला भारत सरकार द्वारा गठित फंड क्या था? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, जिसे NIIF कहा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय आपके मुंबई में है। आबिद हुसैन समिति का समझ, यह लघु उद्योगों में सुधार के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। और आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑनलाइनर फैक्ट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो। ये ऐसे जो ज़्यादा फैक्ट होते हैं वो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और बार बार जो है पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन जो है माइंड से स्किप कर जाते हैं। तो आप इसे सॉल्व करिएगा, देखिएगा,
रिवीजन के पर्पज़ से आप इसे 1-2 बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कल से जो आर के प्रैक्टिस सेट आ रहे थे वो कंटिन्यू आएंगे और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।